नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। वक्त है 12 बजे का और 12 बजे न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आए एकदम नया शो। इस नए शो में 12 बजे तक की सभी अहम खबरें शामिल है जो कि आपको जाननी जरूरी है, जिसमें आपके गांव, शहर, प्रदेश की सभी बड़ी खबरें रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं 12 की 12 ब्रेकिंग की तरफ। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीयू कैंपस में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डंडों से की गई है छात्र की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। सोमवार दोपहर को दिया गया है वारदात को अंजाम। बीयू के एनएसयूआई अध्यक्ष विकास ठाकुर पर आरोप। विकास ठाकुर पर खुलेआम गुंडागर्दी करने का आरोप। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के करीबी है विकास ठाकुर। आशुतोष चौकसे के करीबी है विकास ठाकुर। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है, छात्र के साथ लाठी डंडों से पिटाई का पूरा मामला सामने है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, ये घटना कब घटी है और आखिरकार छात्र के साथ इतनी बुरी तरीके से पिटाई के पीछे की वजह? जी, यदि हम बात करें तो ये घटना सोमवार दोपहर की है, जहां पे बीयू छात्रावास में जो है एक छात्रा को बेरहमी से पीटा जा रहा था। यदि हम बात करें तो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं ठाकुर, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी गुंडागर्दी जो है फिर से दिखाई और इन्हें प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई आशुतोष जी का जो है संरक्षण प्राप्त है। लगातार हम यदि बात करें तो गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बीयू कैंपस में कि लगातार छात्रों की पिटाई की जाती है और इतना डराया धमकाया जाता है छात्रों को कि वो इसकी शिकायत थाने में भी नहीं करते। यदि हम बात करें सोमवार की, तो सोमवार दोपहर की ये पूरी घटना है, जिस छात्र को बेरहमी से मार रहे हैं, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद पूरी घटनाक्रम जो है सामने आई है। जिस तरीके से लाठी डंडों से छात्र को मार रहे हैं, लिटा लिटा कर मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। क्योंकि लगातार देखें तो जो एनएसयूआई के अध्यक्ष की गुंडागर्दी सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं अच्छे स्वभाव के प्रतीक नहीं है। क्योंकि लगातार हम देखें जिस तरीके से छात्र को मार रहे हैं, उसे गंभीर चोटें भी आई होंगी। हालांकि उसे इतना डराया धमकाया गया है कि वो थाने भी नहीं पहुंचे। यदि हम थाने की बात करें तो बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के अंदर जो है ये बीयू कैंपस आता है। लगातार यहाँ पर घटनाएं की जाती है, लेकिन छात्रों को इतना डराया धमकाया जाता है कि छात्र जो है थाने भी शिकायत करने। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच जो है हम कुछ और खबरें दर्शकों को बताते हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, ईरानी डेरे के बदमाश राजू ईरानी से पुलिस की पूछताछ जारी। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रही हैं। बताया जा रहा है कि राजू ईरानी भोपाल के बाहर ज्यादातर वारदातों को अंजाम देता था। फरारी के दौरान जो है सूरत और मुंबई जाया करता था राजू ईरानी। 2017 के बाद लूट और ठगी की किसी वारदात को नहीं दिया अंजाम। डेरे में रहने वाले दुश्मन जबरन कई मामलों में लेते हैं नाम। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है राजू ईरानी। इस तरीके की बात जो है सामने आ रही है। पूछताछ से बचने के लिए कहानियां बना रहा है राजू। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, कई तरीके की बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही हैं। देखिए, ईरानी डेरे का सरदार राजू ईरानी की तलाश जो है कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। लगातार हम यदि देखें तो मध्य प्रदेश पुलिस भी जो है उसकी तलाश में थी, लेकिन गुजरात के जो है क्राइम ब्रांच ने जो है एक बड़ी सफलता हासिल की और उसे गुजरात से जो है सूरत से जो है उसे गिरफ्तार किया। यदि हम बात करें तो राजू ईरानी का सूरत में जो है ससुराल है, वहाँ पे लगातार वो आता जाता रहा है। तो इसी दौरान जब मध्य प्रदेश पुलिस उसकी तलाश में जुटी तो वो सूरत भाग गया। सूरत भागने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, उससे मध्य प्रदेश लाया गया और उसकी कोर्ट में उसको पेश भी किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद 17 जनवरी तक उसे पुलिस ने अपने रिमांड पर लिया और रिमांड पर जब उससे पूछताछ की जा रही तो तमाम जो उस पर अपराध पंजीबद्ध है उनसे वो इनकार कर रहा है और वो ये बता रहा है कि ये अपराध मेरे पे जबरन सौंपे गए हैं। 2017 के बाद मुझ पर किसी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध नहीं है। हालांकि यदि मैं बात कहूँ तो जो ईरानी डेरे में कुछ लोग रहते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके कहने से ही मेरा नाम जो है थानों में दर्ज करा दिया गया। हालांकि इन क्राइम से मेरा कोई भी मतलब नहीं। हालांकि कई ईरानी डेरों का सरदार भी इसे माना जाता है, क्योंकि कई ईरानी डेरे जो है राजू ईरानी ने बसा है। लगातार यदि वो आपराधिक ठीक है अंकित, देखिए, और ये भी कहा जा रहा है कि पूछताछ से बचने के लिए कहानियां जो है राजू की तरफ से बनाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डीईडी अभ्यर्थियों की हड़ताल लगातार जारी है। अभ्यर्थियों की हड़ताल का 21वां दिन डीईडी अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल बताया जा रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि भीख मांग करके ये प्रदर्शन जो है अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है। कटोरा लेकर के तेली बांधा तालाब से किया प्रदर्शन। सहायक शिक्षक के 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं देने का आरोप जो है छात्रों की तरफ से लगाया गया है। हड़ताल के दौरान एक अभ्यर्थी की तबियत भी बिगड़ी है, तो अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। भीख मांगते हुए एक अनोखा प्रदर्शन जो है इन अभ्यर्थियों ने किया है। हाथों में बैनर, पोस्टर, कटोरा लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जो रिक्त पद है उन पर नियुक्तियां नहीं चल रही। इस तरीके के आरोप इन अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए गए हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हड़ताल के दौरान एक अभ्यर्थी की तबियत भी खराब हुई है। हालांकि तबियत फिलहाल स्थिर है या फिर अस्पताल में एडमिट करवाया गया, इसे लेकर के पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी की तबियत खराब हो गई है। आपको इसी के साथ ये जानकारी दे दें कि 2300 पद जो है वो रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं। उन्हीं पर नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगभग 20 दिन से आज आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। टूटा धरना स्थल में एक गवर्नमेंट के एक प्रतिनिधि, एक मंत्री, एक विधायक हमारी सुध लेने को अभी तक नहीं आई है। क्यों ये गवर्नमेंट नहीं समझ रही है और हमको इस तरह मजबूर कर रही है कि हम अपने हक के लिए आज रोड पर उतर रहे हैं। बस मैं गवर्नमेंट से इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी पीड़ा को समझे, हमारे प्रति संवेदनशील हो और हमें अगर ऐसे नहीं हमारा हक नहीं देना चाहती, हमारा अधिकार नहीं देना चाहती, कम से कम हम भीख के रूप में हमें नियुक्ति दे दे। सरकार से निवेदन करते हैं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हम चाहते हैं सरकार से हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिए, इस तरह से हमें भीख मांगना ना पड़े। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खाने को लेकर के विवाद गर्मा गया है। पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। छात्र को चाकू मारने के दौरान बताया जा रहा है कि मारने की कोशिश भी की गई। दोनों भाई कर्मचारी, दोनों भाइयों को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। टंटा भील बालक छात्रावास में संचालित मेस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छात्रवास अग्रवाल और मेस कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान चाकू से हमला करने की कोशिश भी की गई है। तो कुछ नाश्ते को लेकर झगड़ा हुआ था स्टूडेंट और जो वहाँ के रेस्टोरेंट है उसके लोगों में। तो झगड़े में फिर ऐसा सूचना जानकारी मिली है कि जो रेस्टोरेंट वाले थे उसके द्वारा दौड़ाया गया था मारने के लिए। उसमें रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें कार्रवाई हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाने को लेकर विवाद हुआ था। 11 जनवरी की शाम की एक घटना है जहां तात्या भील बालक छात्रावास में जो है मेंस संचालित किया जाता है, जहां खाने को लेकर जो है वो विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि जो वहाँ के जो मेंस के कर्मचारी हैं उन्होंने वहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं हर्ष अग्रवाल को चाकू से मारने के लिए वो दौड़े हुए थे। और इस दौरान जो है आसपास के जो छात्र थे उन्होंने बीच बचाव कर जो है उन्हें रोका और उसके बाद जो है जमकर वहाँ हंगामा भी देखने को मिला था। और इस घटना को लेकर जो है वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोनी थाने में जाकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए कोनी पुलिस ने जो कर्मचारी हैं दीपक केवट और उसके भाई दीपेंद्र केवट उनको गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से घटना निकल कर सामने आई है, छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी अब कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हालांकि इसमें त्वरित कार्रवाई भी देखने को मिली है, लेकिन इसके पहले भी वहाँ एक छात्र जो है बीटेक की छात्र अरसलान अंसारी की भी संदिग्ध परिस्थिति। चलिए ठीक है रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शहडोल से बड़ी खबर आपको बता दें, शहडोल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सन की बेटे ने की है अपनी मां की हत्या। गर्दन में ताबड़तोड़ तलवार से हमला किया है। बताया जा रहा है कि हत्यारे बेटे को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। धनपुरी थाना क्षेत्र के कचियान टोला का पूरा मामला है, जहां पर मोहन लोधी में अपनी मां मुन्नी बाई की हत्या एक बेटे ने कर दिया। तो निर्मम हत्या का मामला ये सामने आया है। व्यक्ति के द्वारा अपनी मां मुन्नी का तलवार मार के हत्या कर दी गई।
प्रथम दृष्टया भी सूचना पर पुलिस और FSL अधिकारी को वहाँ टीम मौके पर रवाना हुई है। आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ करने का पाया जाएगा कि क्या इसमें क्या किस कारण से घटना को उसने अंजाम दिया। अभी आरोपी जो है पुलिस की कस्टडी में, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पर ये खुलासा हो पाएगा, परिवारजनों से भी परिस्थिति जानने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से उसके द्वारा ये घटना घटी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कृष्णा, कब की ये घटना है? आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया? वजह अभी तक स्पष्ट हो पाई क्या? देखिए, ये शहडोल जिले के धनपुरी थाने का मामला है। ये कल शाम घटना है, जब जो माँ थी आंगन में बैठे काम कर रही थी, अचानक हुआ उसका बेटा धमका मोहन लोधी हाथ पे तलवार लेकर और ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी माँ की मौके पर मौत हो गई। हालांकि इस घटना करने के बाद उससे यहाँ से भागा नहीं, तलवार लेकर सीधे रास्ते में घूम रहा था। जब लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने आकर गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसी घटना क्यों किया। लेकिन हालांकि पूरी घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग भी कहना है कि ये नशे में रहता है और नशे के बाद ये घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ ली है और पूछताछ कर रही है कि आखिर ये घटना का अंजाम क्यों दिया। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पन्ना से बड़ी खबर आपको बता दें, मेले में दूषित पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। मेले में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। अजयपाल किले के मेले में दूषित पानी बना है संकट। यहां साल में एक बार ही लगता है मेला। अजयपाल महाराजा के साल में एक बार होते हैं दर्शन, और इस दौरान बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। दूषित पानी है। अब देखिए, पानी भी लोग जो है बोटल्स में भर करके दिखा रहे हैं कि ये पानी जो है बिल्कुल इसका रंग भी बदला हुआ है, बदबू भी पानी से आ रही है। श्रद्धालु आते हैं और यहाँ ज़्यादा गंदगी होने के कारण और कुछ मतलब पानी की व्यवस्था न होने के कारण इसी का पानी अपन लोगों को पीना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जो ये गंदगी है, सफाई नहीं होती है यहाँ की। तो ये हरा हरा पानी पीने में आपको वो नहीं लगेगा कि ये बहुत गंदा है पानी, बीमारी हो सकती है? नहीं, पानी न होने के कारण अगर खाना खाते हैं, बनाते हैं और ज़्यादा ऊंचाई है पहाड़ में, तो यहीं का पीना पड़ता है। टंकी बनवाई जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, वो नगर पंचायत का काम है। जो हमारा पानी है वो गंगा जमुना है, तो उसमें अगर मोटर रख दिया जाए तो वो पानी अजयपाल तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो अजयपाल का तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है, वो गंदा है। और रोड की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए मेला में। मकर संक्रांति मेले में तो लाखों लोग उस तालाब का पानी यूज करेंगे। हाँ करेंगे ना, उसमें तो अभी कुछ लोग कर रहे हैं आज के दिन। हाँ कर रहे हैं ना, उसी का तो यूज करते हैं, गंगा जमुना का तालाब का पानी करते हैं। गंदा तो है ही है। गंदा है, फिर क्यों गूंद रहे? क्या करें? यहाँ और कोई पानी की व्यवस्था? हम लोगों ने मीटिंग लेके बीच में सभी जो स्थानीय संस्थाएं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ आवश्यक व्यवस्थाएं, साफ सफाई, डुबकी वाले क्षेत्र हैं उनमें कोई गहरे पानी में ना जाए, ये सब हम लोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल की व्यवस्था भी आम श्रद्धालुओं के लिए करने के लिए कहा गया है। वहाँ के लिए हम लोगों ने MPP को, वहाँ लाइट नहीं है तो MPP को हमने एक पत्र लिखा था कि वहाँ कनेक्शन उपलब्ध कराएं, ताकि वहाँ से मोटर के माध्यम से और पाइपलाइन के माध्यम से ऊपर पानी, पीने योग्य पानी पहुंचाया जा सके। तो उधर खंडवा में सोशल मीडिया के सहारे ठगी का मामला सामने आया है। रील के माध्यम से शुरू की ठगी, नौकरी का झांसा देकर के मध्य प्रदेश में की गई है ठगी। झारखंड और असम के युवकों को बनाया है शिकार। बोरगांव पुलिस चौकी क्षेत्र में सामने आया है पूरा ये मामला। तो ठगी का मामला सामने आया है, नौकरी का झांसा देकर के ठगी करने की कोशिश की गई है। एक रील यहाँ के बोरगांव के भीलखेड़ी के कुछ लड़कों ने डाली थी बनाकर। उस रील में झांसा दिया था नौकरी के संबंध में। उस रील को देखकर असम के 2 लोग हैं, जिसमें एक है सतीश कुमार राधेश्याम और दूसरा है नवीन कुमार पिता शिव प्रसाद। ये दोनों लड़के उस रील को देखकर उस रील में जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर बात करके आए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया।
बिल्कुल ज्योति, मैं आपको विस्तार से जानकारी बता दूं। ये खंडवा का मामला है, बोरगांव चौकी का। और जिस तरह से बताया जाता है कि जिस तरह से रील का एक ट्रैक अलग हो गया है, रील जो लोग बनाते हैं शौकीन से बनाते हैं, अपनी सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए बनाते हैं, लेकिन अब देखिए एक अलग ठगी का जो बदमाशों ने इसका रील के द्वारा चुना गया। और जब ये रील जब बनाकर सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर डाली गई तो जो बेरोजगार थे, शिक्षित पढ़े लिखे थे, वो इन लोगों ने देखा और इतने किलोमीटर से आके यहाँ पर नौकरी के आस में आए थे और पैसे ही लेकर आए थे। लेकिन देखिए बदमाशों ने उनको यहाँ से खंडवा से ले गए और जंगल में ले जाके उनसे साथ मारपीट करी और उनके साथ में जो पैसे थे वो भी छीन लिए गए। बाद में पूरा ही मामला जब पुलिस के संज्ञान में गया तो पुलिस ने इसको पूरे तफ्तीश करते हुए जांच में जुटी और कार्रवाई करते हुए सारे बदमाशों को पकड़कर जो है जिला जेल भेजा गया, जहां से सभी को बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। और पुलिस अब जो ऐसे लोग जो ठगी करते हैं आए दिन और जिस तरह से लोगों को ठगी कर रहे हैं उस पर अब पूरी नजर बना रखी है और कार्रवाई की आगे और बात की जा रही है। ज्योति, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। भेड़ाघाट नगर पंचायत अध्यक्ष है चतुर सिंह लोधी, तिलवारा थाने से थोड़ी ही दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया है। नीलेश लोधी का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। चाकू मार करके युवक फरार हो गए हैं। तिलवारा पुलिस कर रही है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, आरोपी की तलाश जारी। अपना अंकित तिवारी भी कहने लगा कि हमारा जो टपरा रखा हुआ है, बोले आपने उसको हटवा दिया। कहाँ रखा है टपरा? ये रखा है भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में, अच्छा। हाँ, मैंने बोला वो हो गया होगा। हम टपरे से बाद में लगा। हाँ, तो क्या है कि हमें दूसरे पर्पज से काम करना है उसमें, तो मैंने उसको हटवा दिया है। तो उनने आलम खान ने मेरे को 2-3 हाथ मारे। कौन ने मारे? नाम बताओ। नाम उसका नाम है अंकित तिवारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सोनी जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, नगर पंचायत भेड़ाघाट के अध्यक्ष और कुछ लोग इन्हें फोन करके बुलाते हैं कि आइए आपसे बात करना। जैसे ये वहाँ पहुँचते हैं शॉपिंग मॉल के पास, थाने से महज 200 मीटर की दूरी थी और धनाधन इनके ऊपर चाकुओं से हमला हो जाता है। हमले में काफी घायल हो जाते हैं, पैर में काफी गंभीर चोटें लगी है, जिसका इलाज जबलपुर के जिला चिकित्सा अस्पताल मेडिकल में चल रहा है। गंभीर रूप से ये घायल होते हैं, घर वालों को सूचना देते हैं और फिर घर के लोग पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी बात प्रश्न ये उठता है कि थाने से लगभग 200 मीटर की दूरी पर इस तरह की वारदात का होना, पुलिस का काफी देर तक पहुंचना, तो कई तरह के सवाल होते हैं। और ये मामला अभी तक जो जानकारी में आ रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद इनका चल रहा है, उसके कारण ये घटना हुई है। और पुलिस जो है इस मामले में लगभग 5 से 6 लोगों की तलाश कर रही है, आसपास के CCTV को भी तलाश कर रही है और कॉल ट्रेस भी कर रही है कि कौन कौन लोग इस घटना में शामिल थे। जी चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जबलपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया जाता है और उसके बाद वहां से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे 130 पर लोगों ने किया है चक्का जाम। 5 पंचायत के 20 से ज्यादा गांव के लोगों का आंदोलन यहां पर देखने को मिल रहा है। अब तक बिजली नहीं पहुंचने की वजह से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है, जिसके चलते लोग जो है अब सड़कों पर आ उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं ये लोग। प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद भी बताया जा रहा है कि अब तक बिजली नहीं मिली है। लोग सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोग बता रहे हैं कि लगातार कई बार जो है वो शिकायतें की गई, उसके बाद प्रशासन की तरफ से लिखित में आश्वासन भी मिला, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। अभी भी उनको बिजली जो है वो नहीं मिल पा रही है, उनको राहत नहीं मिली है। गरियाबंद में 15 घंटे चक्का जाम। नेशनल हाईवे 130 पर लोगों ने चक्का जाम करके अपनी नाराजगी जाहिर की है प्रशासन से कि वो कितने परेशान हैं बिजली ना आने की वजह से। और देखिए, बिजली ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना आज के समय पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लोग जो है अपनी परेशानी यहाँ पर बता रहे हैं। प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो लोगों ने सड़कों पर आकर के रास्ता चुना प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का। ग्वालियर में एक बार फिर बड़ी साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड के चुंगल में रिटायर्ड अधिकारी महीने भर रखा गया है। बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट 1 करोड़ 12 लाख ठगी हैं। डिजिटल अरेस्ट कर रही
की साइबर ठगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में रहने वाले सेवानिवृत्त उप पंचायत बिहारी लाल गुप्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसमें 31 दिन में 1 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। घटना 16 नवंबर 2025 को शुरू हुई, जब बुजुर्ग के पास रोहित शर्मा नामक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने खुद को ट्राई अधिकारी बताया। उसने कहा कि आपका आधार और मोबाइल नंबर बंद होने वाला है, क्योंकि आपके नाम से खुले बैंक खाते का उपयोग करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। इसके बाद वर्दी पहने एक फर्जी आईपीएस नीरज ठाकुर ने वीडियो कॉल कर बुजुर्ग को डराया और गिरफ्तारी का भय दिखाकर घर में ही कैद रहने को मजबूर कर दिया। ठगों ने बुजुर्ग को विश्वास दिलाने के लिए सीबीआई अधिकारी बनकर बात की और कहा कि उनकी संपत्ति और बैंक बैलेंस की जांच आरबीआई द्वारा की जाएगी। डर के मारे बुजुर्ग ने 4 बार में कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठगों के द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। आइए अब आपको बताते हैं कि किस बैंक के किस खाता नंबर में पहुंची रकम। इंडसइंड बैंक अकाउंट नंबर 201035708381 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 244305000804 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। यूको बैंक अकाउंट नंबर 0503021003541 22 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। आईपीएस ऑफिसर उस पे बाकायदा व्हाट्सएप पे बात करता है कि आपने खाता खोला है ये, और 2 लाख रुपये उसने जो संदीप कुमार है कोई अभियुक्त आई बैंक में खाता खोला है। तो मैंने कहा भैया मैं तो माने दिल्ली में, मैंने कहा मुझे क्या लेना देना, मैंने कोई खाता नहीं। बोले आपके आधार कार्ड से खुला है। स्टार्टिंग में वो दबाव में ना आती तो इस तरह की वारदात नहीं होती। सबसे पहले उनने हमको एक ट्राई से फोन आता है, अरे हमारे पास रोज आती है। देवास से बड़ी खबर आपको बता दें, अंधे कत्ल का पुलिस ने किया है खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने की ही पति की हत्या। नौसाराबाद बाईपास पर राकेश मालविया की हत्या हुई थी। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही पति की हत्या कर दी थी। प्रेम और उसके साथियों के साथ बताया जा रहा है कि मिलकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला और प्रेमी समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। नौशेराबाद कॉलोनी जहाँ पे पशु हाट लगता है, वहाँ एक बॉडी है, साथ में मोटरसाइकिल खड़ी है। प्रथम दृष्टा देखने में गाड़ी में टूट सी दिखी, लगा कोई एक्सीडेंट हुआ इस तरीके का था। यहाँ की इन्वेस्टिगेशन में तत्काल ही उसको आइडेंटिफाइड किया गया। उसके पास मोबाइल फ़ोन था जिससे पता चलता है कि मृतक है और राकेश मालवीय। राकेश की पत्नी से बात की गई, फिर उनसे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली गई। यहाँ की इन्वेस्टिगेशन में भौतिक साक्ष्य और साथ ही साथ सीसी फुटेज आदि सबका अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि घटना एक्सीडेंट की ना होकर यह एक नृशंस हत्या है। और इसमें जो लोग शामिल थे उन सभी को इसमें राउंड अप किया गया, जिसमें कि राकेश की पत्नी और उनका जो प्रेम प्रसंग जिनसे चल रहा था देवेंद्र, जिसके मुख्य वजह है प्रेम प्रसंग के चलते इस पति की हत्या की गई है। जिस तरह से गाड़ी में बॉडी और गाड़ी को रखा गया था, इस क्लेम कि वो एक कहानी को नरेट कर सके, उसको बता सके, लेकिन सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इनको 48 घंटे में पर्दाफाश कर गिरफ्तार किया। तो देखिए, प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने जो है अपने ही पति की हत्या कर दी। अपने प्रेमी प्रेम के साथ मिलकर के और प्रेम के साथियों के साथ मिलकर के पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए महिला, उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ चल रही है, आगे की कार्रवाई भी इस पूरे मामले में की जाएगी। हत्या की वारदात को लेकर के हालांकि अभी तक यही खुलासा हुआ कि प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं देवास से, जहां पर हत्या का खुलासा पुलिस टीम की तरफ से किया गया है। मध्य प्रदेश में दिन में चटक धूप, रात की ठंड बरकरार। कोहरे को लेकर के जारी की गई है चेतावनी। लंबे समय तक चली कड़ाके की ठंड, मौसम के तेवर अब धीरे धीरे बदलते नजर आ रही हैं। दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत भी मिल रही है।
रात और सुबह के समय ठंड का असर अभी भी बरकरार है। शीतलहर कमजोर पड़ी है। कई जिलों में कोहरे ने जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है। मध्य प्रदेश में करीब 2 हफ्ते तक जारी रही कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम में हल्का बदलाव नजर आने लगा है। इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अनुमान भी जताया है। तो आइए जान लेते हैं कि किन जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश का अनुमान है। ग्वालियर, चंबल और जबलपुर डिवीजन में बारिश का अनुमान है। हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। इसी दौरान मावठा गिरने के भी आसार हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सीजन आखिरी दौर में पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार अब तक मावठा नहीं गिरा है। ठंड के आखिरी दौर में बारिश फसलों के लिए लाभदायक होती है। हल्की से मध्यम बारिश रबी की फसलों के लिए फायदेमंद होती है। गेहूं, चना, सरसों और मसूर के लिए बोनस साबित होगी बारिश। अब एक नजर डाल लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कहां का कितना तापमान रहा। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज। शहडोल में पारा 5 डिग्री से नीचे गिरा। शहडोल जिले का कल्याणपुर एक बार फिर से ठंडा रहा। शहडोल के कल्याणपुर का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में भी रातें ठंडी बनी हुई हैं। हालांकि पहले जैसी कपकपाने वाली सर्दी नहीं रही। राजधानी भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। इंदौर और ग्वालियर में पारा 7 से 8 डिग्री के आसपास रहा। हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। अमरकंटक में रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से अधिक रहा। दुर्ग का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दुर्ग में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में सुबह धुंध छाए रहने का अनुमान। रायपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। रायपुर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। और इसके साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।